अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैट केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 21 की। इससे पहले कि जितने भी टेस्ट हैं, टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 20, वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएँ, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि भाई ये जो हमारे पास पैट टेस्ट है ये फेक है। चलें एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि ये फेक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये है केमिस्ट्री। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो की बात करता हूँ, ठीक है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये है केमिस्ट्री के अबाउट। और ये जो सवालात हैं जितनी भी इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तकरीबन 50-55 MCQs होते हैं, तो उसको मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने एक्सप्लेनेशन के साथ। तो याद रखें कि ये जो जितने भी सवाल हैं ये सारे के सारे आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कोर्स में से ही हैं। इवन 9th और 10th के भी इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सो आप लोगों ने इन बातों के ऊपर नहीं जाना कि भाई ये फेक है। अगर ये फेक भी हैं, केमिस्ट्री तो चेंज नहीं हो सकती ना, केमिस्ट्री तो हमारे पास सेम है। सो लेट्स स्टार्ट और वीडियो। हमारे पास द फर्स्ट MCQ इज एल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट इन व्हाट। एल्ब्यूमिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जैसे कि हमें पता है कि एल्ब्यूमिन जो है ना, इट इज़ अ प्रोटीन, सो इट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन एग्स। सो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 58, द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, या एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम इन दोनों का सम ले लेंगे ना, तो वो क्या होगा? दैट वुड बी इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड जो होता है ना, उसके वॉल्यूम के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो लिक्विड का एक खास वॉल्यूम होता है, खास वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा डेफिनेट वॉल्यूम। MCQ नंबर 60 में आपसे पूछ रहा है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर डैश। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एरोमेटिक तो नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है, एसिडिक कंपाउंड भी नहीं है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वजह कि इनके बीच में क्या होता है? कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है। ये जो आपके सामने मैंने ग्रुप ड्रॉ किया ना, दिस इज नोन एज कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। अगर हमारे पास ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, इसके एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, सो ये हमारे पास क्या होंगे? एल्डिहाइड्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक साइड पे, दोनों साइड पे भी हमारे पास एल्डिहाइड हो सकते हैं। जो एल्डिहाइड का सबसे पहला मेंबर है ना, फॉर्मल्डिहाइड, उसमें दोनों साइड पे हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। इसके अलावा जो इसके मेंबर्स हैं एसिटाल्डिहाइड वगैरह, आगे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आर हम लगा देते हैं। आर का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, लॉन्ग चेन इसके साथ अटैच हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास अगर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, दोनों साइड पे आर ग्रुप अटैच्ड है, दे मे बी सेम, दे मे बी डिफरेंट, सो उनको हम कहेंगे कंपाउंड्स को, दे आर कीटोन्स। सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर एक्चुअली कार्बोनाइल कंपाउंड। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स इज यूज्ड इन कॉमन नेमिंग ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं दैट इज ENE। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अल्कीन है एक, दिस इज अल्कीन, जिसमें हमारे पास कितने कार्बन? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? इथ। और डबल बॉन्ड है तो हम इसके एंड पे क्या लगा देते हैं? ENE। सो हमारे पास इसका नाम क्या बन जाएगा? ईथीन बन जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करते हैं अल्केन्स की, तो उसमें क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा दैट वुड बी ANE। इसी तरह हमारे पास एक और क्लास होती है जहाँ पे हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एंड पे YNE। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कंसर्टेड या सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब आपके पास जो आंसर कीज है ना, उसमें इन्होंने ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट किया हुआ है, बट एक्चुअली इट इज ऑप्शन नंबर सी। SN2 और E2 जो है ना, दे आर कंसर्टेड रिएक्शंस, ठीक है, दोनों जो है ना इनके अंदर सिंगल स्टेप होता है। अगर हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म की, ठीक है, तो वो मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक न्यूक्लियोफाइल, इसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं किस चीज़ को? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को, ठीक है, दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसमें होता क्या है कि जो बेस है ना, ये अटैक कर लेता है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर इसने अटैक कर लेना है। जैसे ही अटैक करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, दिस शिफ्ट टुवर्ड द ब्रोमीन एटम,
तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक, हमारे पास इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है जिसमें एक साइड पे हमारे पास होता है हेलोजन एटम, दूसरी साइड पे हम क्या लगा देते हैं, यही बेस, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऑलरेडी कार्बन का अटैच्ड है। ये जो हमारे पास स्टेट होती है ना, दिस इज नॉन एज ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि जो हेलोजन एटम है ना वो रिमूव हो जाता है एज एन आयन। ठीक है, ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में ये निकल जाता है और साथ में हमारे पास क्या बनता है, ये अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है कि एक इन्वर्टेड मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, दिस इज इन्वर्टेड मॉलिक्यूल। अब आप देख सकते हो कि ये जो होल मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा है, दिस इज वन स्टेप, या इसको हम कहते हैं दिस इज कंसर्टेड इक्वेशन या रिएक्शन। अभी हम बात कर लेते हैं E2 की। E2 जैसे हमें बताया कि हमारे पास होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। सो इसमें हमारे पास होता है बेस, ठीक है, जिसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। इसने रिएक्ट करना होता है किस चीज़ के साथ, अल्काइल हेलाइड के साथ। ये भी हमारे पास कौन सा अल्काइल हेलाइड होता है, दिस इज प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। इसमें सबसे पहले बेस क्या करेगा, ये हमारे पास अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। जैसे ही बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, जो बॉन्ड है, इधर शिफ्ट होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड अगर हम बनाते हैं तो कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, 5 बॉन्ड एकोमोडेट कर नहीं सकता कार्बन। सो ये जो बॉन्ड है इट वुड शिफ्ट टूवर्ड द हेलोजन एटम, जो यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन अटैच्ड है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, दिस इज नॉन एज ईथीन। जैसे अभी आपको मैंने पहले बताया, डबल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में होगा तो उसको आप क्या कहोगे, ENE से रिप्रेजेंट करोगे। 2 कार्बन है तो ईथीन कहोगे। साथ में आपके पास जो हेलोजन आयन है ना, ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में निकल जाएगा और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो बेस। यहाँ से देख सकते फर्स्ट जो आपके पास रिएक्शन था, फर्स्ट स्टेप जो था उसमें बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है ना, तो ये आपके पास एक और प्रोडक्ट बनेगा। तो अब आप देख सकते हो दोनों के अंदर क्या है, सिंगल स्टेप्स हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। SN2 एंड E2 बोथ आर कंसर्टेड रिएक्शंस या दे आर सिंगल स्टेप। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 63 में हमसे पूछ रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक बाय कैलकुलेटिंग इट्स डैश यील्ड। आप लोगों ने एक्चुअल यील्ड के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने एक केमिकल रिएक्शन है उसकी एफिशिएंसी देखनी है तो आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो उसके परसेंटेज यील्ड से। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। परसेंटेज यील्ड का क्या फार्मूला होता है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय theoretical yield multiply by 100. MCQ number 64, activated complex is formed due to what? Activated complex आप लोगों ने पढ़ा हुआ है किस चीज के अंदर, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अंदर। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है किस वजह से बनता है, इफेक्टिव कोलिजन की वजह से। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होंगी, फ्रूटफुल कोलिजन्स होंगी, तभी जाके क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास ए मॉलिक्यूल है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं बी मॉलिक्यूल के साथ। तो होता है क्या है कि फॉर अ स्मॉल इंस्टेंट हमारे पास एक स्टेट बनती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जब ये दो रिएक्टेंट्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी तब हमारे पास एक स्टेट बनेगी जिसको आप कहते हो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कहते हो। और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, ए बी और ए बी के अंदर। मतलब दीज आर द प्रोडक्ट्स। ये आपके पास जो है दीज बोथ आर रिएक्टेंट्स। ये दरम्यान में जो बन रहा है दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 65, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन डी ऑर्बिटॉल स्प्लिट इनटू डैश ऑर्बिटॉल। देखिए हमारे पास जो डी ऑर्बिटॉल है उसको हम कहते हैं ना कि हमारे पास होता है DXY DYZ DZX DX
स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। डी के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट हो सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि जब कभी डी ऑर्बिटल में बॉन्ड बनता है तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, कितने ऑर्बिटल्स के अंदर होती है। सो याद रखें कि जो डी ऑर्बिटल है ना, उसकी स्प्लिटिंग होती है 2 ऑर्बिटल्स के अंदर। सो हमारे पास 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल के अंदर उसकी स्प्लिटिंग होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। जैसे कि हम लोग इनको यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। नाम आपको मैंने बता दिया, नाम आप इसमें से लिख सकते हैं। अब जब कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो ये इस तरह स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। एक आपके पास होते हैं लो एनर्जी पे, ठीक है, और 2 आपके पास होते हैं हाई एनर्जी पे। तो ये आपके पास जो होंगे इसको हम कहते हैं T2G सेट और इसको हम कहते हैं EG सेट। यहाँ पे आपके पास होगा DXY, DYZ एंड DZX। यहाँ पे आपके पास होगा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। सो अगर आप FSC की स्टूडेंट हैं तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों को इस स्टेज पे समझ नहीं आएगी। एनीवेज मैंने आपके सामने ये लिख दिए हैं, तो अगर ये इस तरह का MCQ आता भी है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 ब्यूटानोल एंड 1 ब्यूटानोल। आप लोगों ने लुकास टेस्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इनका, ठीक है, तो हमारे पास एक है 2 ब्यूटानोल। ब्यूटानोल का मतलब 4 कार्बन एटम्स हैं। आप सेकेंड कार्बन के ऊपर क्या लगा दो? OH लगा दो। सो दिस वुड बी व्हाट? दिस इज 2 ब्यूटानोल, ठीक है। यहाँ पे आप बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन लगा के बैलेंस कर दें। 1 ब्यूटानोल में आपके पास क्या होगा? 1 2 3 4 और एंड पे आप फर्स्ट कार्बन पे आप क्या लगाओगे? OH लगाओगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 ब्यूटानोल। अब देखिए लुकास टेस्ट में होता है क्या है। लुकास टेस्ट में हम लोग लेते हैं अल्कोहल, उसको रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, और इसी रिएक्शन को हम हीट कर देते हैं तो हमारे पास बनते हैं अल्काइल हैलाइड्स और साथ में वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल्स है ना, तो वो आपके पास ऑयली लेयर बना लेते हैं इमीडिएटली। लेकिन अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो ऑयली लेयर तो बनाएगा, लेकिन तकरीबन 5 to 10 मिनट्स लेगा, उसके बाद ऑयली लेयर देगा और उसके बाद ऑयली लेयर की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स है ना, तो वो क्या करेंगे? ऑयली लेयर नहीं बनाएंगे अनटिल अनलेस आप उसको हीट ना करो। तो इस तरह आप जो है ना डिफरेंट अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब अगर आप देखें इसको 1 ब्यूटानोल को देखें, सो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर आप 2 ब्यूटानोल को देखते हो, सो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसका मतलब है कि 5 to 10 मिनट के बाद जाके ऑयली लेयर की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर हमारे पास प्राइमरी है तो वो क्या करेगा? ऑयली लेयर की फॉर्मेशन नहीं करेगा अनटिल अनलेस हम उसको हीट ना करें। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड वर ओनली प्रोड्यूस्ड इन डैश एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, दैट इज करेक्ट। लेकिन एक बंदा आया था फ्रेडरिक वूलर, उसने क्या किया था? उसने इमोनियम साइनाइड लिया, उसने अमोनियम साइनेट लिया और उसको क्या कर दिया? लैब में हीट कर दिया। हीट करने के बाद इसने देखा कि कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसको उसने नाम दिया यूरिया। तो उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को जो है ना गलत करार दिया कि नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन कर सकते हैं, नॉन लिविंग से ऑब्टेन नहीं कर सकते। अमोनियम साइनेट जो है दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जब इसको हीट किया गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस होगी। सो इस तरह जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है द स्पीशीज विच डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड डैश। देखें पहली बात यह है कि लिगेंड क्या होता है? लिगेंड वो स्पीशी होती है जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकते हैं जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि दैट इज बाइडेंडेट लिगेंड। बाय का मतलब होता है 2। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, यहाँ पे दिस इज यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज। ये अगर
है तो यहाँ पे 2 लॉन पेयर होंगे, यहाँ पे 2 लॉन पेयर होंगे। अब देखें दोनों साइड पे ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है एट अ टाइम ये क्या कर सकते हैं, 2 लॉन पेयर जो है डोनेट कर सकते हैं। अगर ये 2 लॉन पेयर डोनेट कर सकता है सो इट मीन्स दैट इज बाइडेंडेट लिगेंड। पॉलीडेंडेट का मतलब होता है जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है लिगेंड, उसको पॉलीडेंडेट लिगेंड कहते हैं। लेकिन इसने यहाँ पे आपके सामने स्पेसिफाई कर दिया 2, अगर 2 है तो उसको आप बाइडेंडेट लिगेंड कहोगे। मोनो क्या होता है, मोनो का मतलब जिसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जो एक लॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है हाइड्रोक्साइड आयन। अब हाइड्रोक्साइड आयन इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोडेंडेट लिगेंड। इसी तरह आपके पास फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ठीक है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोडेंडेट लिगेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूजुअली डिपेंड अपॉन। अब ज्योमेट्री बनती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। आप कहते हो कि जी हमारे पास कोई स्क्वायर प्लानर बन गया, कोई ऑक्टाहेड्रल बन गया, कोई टेट्राहेड्रल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब वो जो ज्योमेट्री बनती है वो आपसे पूछ रहा है कि वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। सो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। कि आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, आइदर दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन या हमारे पास d2sp3 है या dsp3 है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है ना उसके ऊपर ज्योमेट्री डिपेंड करेगी, कंडीशन कंपाउंड की ज्योमेट्री उसके ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट हमारे पास द स्टेटमेंट एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंजर्व्ड इज रिलेटेड टू विच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। आप लोगों ने थर्मोडायनामिक के अंदर डिफरेंट लॉज पढ़े हुए हैं, उसमें जो फर्स्ट लॉ कहता है वो ये है कि भाई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर बी, वो कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है दैट इज MCQ नंबर 71 ऑन विच फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड। वेरियस फैक्टर्स आर गिवन लाइक एक्सटर्नल प्रेशर, वेपर प्रेशर, अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो राइट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, अमाउंट ऑफ लिक्विड के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 72 में कह रहा है कि इफ n इज इक्वल टू 4 इट विल कंटेन सब शेल्स। अगर n 4 है इसका मतलब है फोर्थ शेल है। अगर फोर्थ शेल है तो इसके अंदर 4sp होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f ऑर्बिटॉल भी होगा। तो इसके अंदर कितने सब शेल्स हैं, 4sp d और f। ऑप्शन नंबर डी जो है ना दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास द रेशियो ऑफ PV to T इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इट मींस व्हाट, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। n हम यहाँ पे नहीं लिखते तो PV डिवाइड बाय T ये हमारे पास बन जाएगा R की इक्वल। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ना दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है सप्रेशन इन आयनाइजेशन इज डन फॉर व्हाट। सप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना, स्टॉप कर देना। सो अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा ना तो उसके अंदर क्या होगी, सप्रेशन ज्यादा होगी। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है ना दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन इमोनिया सिंथेसिस द वैल्यू ऑफ Kc व्हाट। इमोनिया सिंथेसिस में क्या होता है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटलिस्ट। और तकरीबन 400 तक हम इसको टेम्परेचर देते हैं, फिर इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है जो कि मुझे नहीं पता कि कितना होता है, आप लोग प्लीज़ इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। आई थिंक सो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अच्छा, एनी हाउ इससे हमारे पास बनता है 2 मोल्स ऑफ इमोनिया। अब ये जो रिएक्शन है ना दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, -92 या 96 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है यहाँ से रिलीज होती है। अगर ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस वजह से होगा क्या कि जो सिंथेसिस है, जो प्रोडक्शन है एमोनिया की वो डिक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। प्रेशर जो है ना दैट इज 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इतना प्रेशर देंगे, हाई प्रेशर देंगे तब हमारे पास क्या होगी, सिंथेसिस होगी एमोनिया की। देखें अब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है मतलब लेफ्ट टू राइट जो मूव कर रहे हो, प्रोडक्शन हो रही है किस चीज़ की, एमोनिया की, ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना तो ये लो टेम्परेचर के ऊपर फेवर करेगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ रिफाइंड ऑयल। हम ऑयल की रिफाइनरी करते हैं तो हम प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड ऑन देयर बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन होते हैं, नफ्ता ऑब्टेन होता है, कैरोसिन ऑयल भी ऑब्टेन होता है, पेट्रोलियम ईथर की प्रोडक्शन भी होती है, लेकिन डाइऑक्सल जो है ना इसकी प्रोडक्शन नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। दिस इज नॉट द फ्रैक्शन दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम रिफाइंड ऑयल। MCQ number 77, base catalyzed reaction of carbonyl group takes place in the presence of what? बेस कैटलाइज रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन में, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इथेनॉल ऑब्टेन बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन नेवर एक्सीड टू व्हाट। अब इथेनॉल है ना उसको हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू आप किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करते हो। सो इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज़ 0.14, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास मैसेज ऑफ एंजाइम इज़ इन बिटवीन। अगर हम एंजाइम की मैसेज की बात करते हैं सो मिलियंस में होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ना दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 80, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन। देखें क्लोरीन है ना उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अगर ये 17 है तो इसका मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17 है। लेकिन अब क्या है कि अगर यही क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पहले इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है, एक मजीद इसने गेन किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 18। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास लंडन फोर्सेज आर प्रेजेंट इन वर्ड। लंडन फोर्सेज हमारे पास होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, और कैरोसिन ऑयल जो है ना ये नॉन पोलर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एमोनिया के अंदर होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसी तरह वाटर के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ये हमारे पास क्या है? HCl है। HCl के अंदर भी क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्यूक्यूल फार्मूला शोज बेंजीन इज व्हाट। क्यूक्यूल फार्मूला क्या था? उसने ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था बेंजीन का। इस फार्मूले के मुताबिक बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 83 में हमसे पूछ रहा है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल फॉर्मिंग 25 to 35% ऑफ अ बॉडी प्रोटीन इज विच टाइप ऑफ प्रोटीन। ये जो PMC का सैम्पल पेपर था ना उसके अंदर भी था। सो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा दैट इज सिंपल प्रोटीन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। MCQ नंबर 84, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम इज ऑलवेज डैश। देखें हमारे पास एक एटम है, हम क्या करते हैं उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? केटाइन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। केटाइन की फॉर्मेशन होगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, यहाँ पे 0 से +1 में जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगी। इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। एनर्जी दोगे, कौन सी एनर्जी? दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। और जिन रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल सिस्टम इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोनाइल सिस्टम फ्रॉम अल्कोहल्स। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। एक हमारे पास है सैनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, दूसरा हमारे पास है बाइसल्फाइड एडक्ट फॉर्मेशन, तीसरा हमारे पास है हेलोफॉर्म फॉर्मेशन, और ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज नन ऑफ दीज। सो इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बाइसल्फाइड एडक्ट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं कि कार्बोनाइल सिस्टम को अगर डिस्टिंग्विश करना है अल्कोहल से। कार्बोनाइल सिस्टम कौन सा होता है? जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अल्कोहल्स में क्या होता है? ROH ग्रुप होता है, ठीक है। अगर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है एक दूसरे से या अलग करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है ना ये बाइसल्फेट एडक्ट फॉर्मेशन करता है, अल्कोहल्स जो हैं ये बाइसल्फाइड एडक्ट फॉर्मेशन नहीं करते। स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से देख सकते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। एल्डिहाइड्स एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट विद सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू फॉर्म क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। देखिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है, सोडियम बाइसल्फाइड है, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, फिर एसिटल्डिहाइड के साथ भी सेम प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद एसीटोन्स हैं, एसीटोन मतलब जो कीटोन्स की क्लास में से है, इसके साथ भी अगर हम सोडियम बाइसल्फाइड को रिएक्ट करवाएंगे तो तब भी हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास एंड पे देखें क्या लिख रहा है कि रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स। यही चीज़ हमसे MCQ में पूछ रहा है।
MCQ नंबर 86, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। ठीक है, वो प्रॉपर्टी आप लोगों ने सिस्टम की बतानी है कि वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड ना करे कि किस पाथ के थ्रू एक केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हुआ है। दैट इज नोन एज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ड्यू टू। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से होते हैं जिनके अंदर कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है, दोज आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये जो रिएक्शंस देते हैं उसमें दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। एक में होता क्या है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है इसकी ब्रेकेज हो जाती है। दूसरा होता है क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ब्रेकेज होगी, तब हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू। अब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देते हैं तो उसकी वजह क्या है कि हमारे पास इसके बीच में बॉन्ड होता है, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। देखें आप, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अगर न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता भी है ना, तो वो क्या करेगा, इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक कर, इसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होते हैं। MCQ नंबर 88 में हमसे पूछ रहा है कि द रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस अनदर एटम। देखें, अगर किसी दिन आपका एक टीचर एब्सेंट होता है, किसी भी वजह से नहीं आते, सो दूसरे टीचर क्या करते हैं, वो आके उनकी जगह सब्स्टिट्यूट लेते हैं। ठीक है, मतलब उनकी जगह पे फिक्सचर लेते हैं। सो ये भी यहाँ पे हमारे पास होता है क्या है कि अगर न्यूक्लियोफाइल जो है ना एक एटम को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह खुद अटैच होता है, सो उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच फोर्सेस। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो उसको अगर हम लोगों ने कन्वर्ट करना है लिक्विड से वेपर्स के अंदर, तो उसको ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है। अब वजह क्या है, ऑब्वियसली इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। सो ये इसकी एक मेन रीज़न है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो प्रेजेंट होती है, उस वजह से हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज़्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी इसके ज़्यादा होते हैं। डायपोल डायपोल फोर्सेज भी इसके अंदर होती हैं, ये भी एक रीज़न है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। सो सारी फोर्सेज के अंदर है, तो राइट ऑप्शन में बनेगा ऑल ऑफ दीज। देखें, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। अगर आप देखो तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वजह, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम है। अब पहली बात तो इसके अंदर क्या है कि वी हैव पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा, डायपोल डायपोल फोर्सेस, यहाँ पे एक पोल है पॉजिटिव पोल, यहाँ पे नेगेटिव पोल है। अगर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करेगा तो डायपोल डायपोल फोर्सेस भी हैं। तीसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि जब एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर वो अपने लॉन पेयर को यूज करके किसी नियर बाय प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन करते हैं, सो उसको आप क्या कहते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटीज भी होती है, पर वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 90, द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। सबसे जो सिंपलेस्ट मेंबर है ना दैट इज मीथेन। ठीक है, CH4 जो है सबसे सिंपलेस्ट है। इसके बाद हमारे पास आगे शुरू होते हैं इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास एटोमिसिटी इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ डैश प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एटोमिसिटी इज बेसिकली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एटम्स। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ वाटर, तो हम कहेंगे 3। क्यों, 2 हाइड्रोजन है इसके अंदर और एक ऑक्सीजन है। अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके अंदर कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड एट व्हाट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और वो टेम्परेचर कितना होता है, दैट इज 298 केल्विन। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। 25 के साथ आप 273 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 5 + 3 8, 7 + 2 9 और 298 केल्विन। 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन जो है ना दैट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑन विच स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर्ड। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 93, आइसोमॉर्फिज्म इज एग्जिबिटेड बाय व्हाट।
आप लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, आयोनिक क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म होती है। हम इसकी एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट। अब अगर हम रेशियो देखते हैं तो इसके अंदर रेशियो क्या बनेगी, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। इसी तरह एक सोडियम है, एक नाइट्रोजन है और 3 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब इनके दरमियान जो एटॉमिक रेशियो है वो क्या है, सेम है। और इसके साथ साथ इसका जो क्रिस्टलाइन शेप होती है ना, वो भी क्या होती है, सेम होती है। जैसे अगर हम इनकी बात करते हैं, सो दे हैव रोम्बोहेड्रल ज्योमेट्री या शेप, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल जिंक सल्फेट है और निकल सल्फेट है। अब इसमें एटम्स की रेशियो देखें, 1 जिंक है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 1 निकल है, 1 सल्फर है और 4 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। इनके अंदर रेशियो क्या है, सेम है और इनका जो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री बनती है दैट इज ऑर्थोरोम्बिक। और इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो, दिस प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच इज एक्सहिबिटेड बाय आयोनिक क्रिस्टल इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोड अ डायगोनल रिलेशनशिप इन पीरियोडिक टेबल। अब डायगोनल रिलेशनशिप कौन से ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो कि शो करते हैं। सो इसका हमारे पास राइट जो ऑप्शन बनेगा दैट इज लिथियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो होते हैं, लिथियम हमारे पास होता है ग्रुप 1A का एलिमेंट अल्कली मेटल्स का, और ग्रुप 2 में हमारे पास 2A में होता है क्या चीज़, मैग्नीशियम। सो दे हैव diagonal relationship with each other. Next हमारे पास MCQ number 95 during the nomenclature of alkyl halide halogens are named as what। जब हम nomenclature पढ़ते हैं, nomenclature क्या होता है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी अगर है, अगर आप उसका नेम देते हो, अगर आप उसकी नेमिंग करते हो तो उसको हम कहते हैं nomenclature। तो अगर हम लोगों ने हेलोजेंस की nomenclature के बारे में पढ़ना है तो हेलोजन एटम जो होता है उसको हम लोग नाम कैसे देते हैं, उसको यूज़ किया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 और ये Cl, तो ये हमारे पास होगा दिस इज इथाइल क्लोराइड। या अगर हमारे पास है CH3, यहाँ पे आप CH3 लगा दो, यहाँ पे आप क्या लगा दो, क्लोरीन एटम जो है वो अटैच कर दो, तो इसका नाम क्या बनेगा, दिस वुड बी 1 क्लोरो और 3 कार्बन है तो दिस वुड बी प्रोपेन, ठीक है। अगर आप देखो तो क्लोरीन जो एटम है दिस इज हेलोजन और इसको हम यूज कर रहे हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट। हेलोजेंस क्या होते हैं, हेलोजेंस आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 7A। और इसको हेलोजेंस क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मर। जब कभी मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सोडियम मेटल है, क्लोरीन हेलोजन है, दोनों मिक्स करेंगे, साल्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और इसके अंदर मेंबर कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन, ऐसा बैन बाई होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n रिप्रेजेंट व्हाट। अगर हम n की बात करते हैं, स्मॉल n जो होता है ना, वो हमारे पास शेल या एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C जो है दैट इज करेक्ट। हम कहते हैं ना कि n फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ठीक है। उसके अंदर फिर क्या होते हैं, सब ऑर्बिटल होते हैं, हम कहते हैं इसके अंदर s ऑर्बिटल होता है, फिर सेकंड शेल के अंदर s और p ऑर्बिटल होते हैं, थर्ड के अंदर s p d होते हैं, फोर्थ के अंदर s p d f होते हैं एंड सो ऑन। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना, इट एक्चुअली शोज अबाउट, इट टेल अस अबाउट द शेल आर एनर्जी लेवल। नेक्स्ट हमारे पास द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैशियस एटम टू फॉर्म एन आयन इज नोन एज। रिमूवल की बात हो रही है, रिमूवल की बात अगर करते हैं तो ये हमारे पास डेफिनेशन है आयनाइजेशन एनर्जी की। कोई आपके पास एक मेटल है, ठीक है, आप उसको एनर्जी देते हो, एनर्जी देने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हो, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 98 व्हेन ethyl magnesium bromide react with carbon dioxide which of the following product is formed। ये हमारे पास है CH3 CH2 MgBr, दिस इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड
यहाँ पे होता है पार्शियल पॉजिटिव सेंटर। होता क्या है कि जो हमारे पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसने पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करना है, यहाँ से एक पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्मेशन होती है कि कार्बन इसके साथ एक साइड पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो ये ऐसे ही रहेगा, एक साइड पे O नेगेटिव हो जाएगा। इस कार्बन के ऊपर CH2 अटैक कर रहा है तो ये CH2 और CH3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसके साथ जो मैग्नीशियम और ब्रोमीन है इस तरह अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसी के अंदर वाटर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन है। होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से प्रोटॉन ले लेता है, इसके ऊपर हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर अटैक कर लेता है। सो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास O के साथ H अटैच हो जाता है। दूसरी साइड पे जो मैंने आपको बताया ना कि मैग्नीशियम जो है उसके साथ ऑलरेडी ब्रोमीन है, उसके ऊपर अटैक कौन करता है, हाइड्रोक्साइड आयन अटैक कर लेता है। अब यहाँ से अगर आप देखो तो ये किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर C। इसको हम एक्सपेंड करके जब लिखते हैं तो ये किस तरह होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, जैसे मैंने आपको यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन बता दी है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ जो है, फॉर्माइल ग्रुप बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड। फॉर्माइल की बात कर रहे हैं, फॉर्माइल कौन सा होता है। अब वेरियस ऑप्शंस आर गिवन, ऑप्शन नंबर A एल्डिहाइड्स, फिर कीटोन्स एंड देन ऑप्शन नंबर C। देखें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है। फॉर्माइल ग्रुप होता है कि जब आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है और एक साइड पे उसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, सो दिस इज नोन एज फॉर्माइल ग्रुप। अब याद रखें कि ये जो ग्रुप होता है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड्स। और दूसरी बात कि अगर आपके पास अल्केन्स हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं इथेन, ठीक है, हम इथेन लिखते हैं, इसकी ई को ड्रॉप कर देते हैं और उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, Al, तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। और जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि जब हम एल्डिहाइड का नाम देते हैं, एल्डिहाइड को नाम देते हैं तो वहाँ पे हम अल्केन्स के ई को ड्रॉप करके Al लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है अल्केन, ठीक है, ई को ड्रॉप करेंगे, एल्डिहाइड्स के लिए क्या लगाएंगे, Al लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, अल्केनिल बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर A जो है दैट इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। बोथ A एंड C इज करेक्ट। कि फॉर्माइल ग्रुप जो है, ये जो ग्रुप आपके सामने मैंने लिख दी है दैट इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट मिक्स। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है 101, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट मिक्स विद ईच अदर इजीली। अब वेरियस ऑप्शंस आर गिवन, अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे दो सब्सटेंसेस है जो कि इजीली मिक्स नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। तो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज वाटर एंड पेंटेन। वजह क्या है, वाटर क्या है, वाटर इज पोलर इन नेचर। पेंटेन क्या है, पेंटेन इज हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिस इज नॉन पोलर इन नेचर। आप लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। इसके मुताबिक पोलर सब्सटेंसेस सिर्फ और सिर्फ पोलर कंपाउंड के अंदर ही डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होंगे। यहाँ पे दोनों की नेचर ही चेंज है, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर है, तो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज सॉल्युबल इन हाइड्रोजन फ्लोराइड, फाइंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब यहाँ से आपने कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना है कि कौन से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। सो एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, इस फॉर्मेशन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ना बनेगा। सो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फोस्फो ग्लाइसेरियोम्यूटेजेस आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। अब ये आपके पास एंजाइम है, ये आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। सो इट बिलोंग्स टू लाइएज एंजाइम, सो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट। रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, सबसे जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसको हम कहते हैं कि दैट डिटरमाइन द ओवरऑल स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ अ रिएक्शन।
ठीक है। अगर आपके पास एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप का मतलब जिसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं, उसमें जो स्लो स्टेप होगा ना, दैट वुड बी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। नेक्स्ट हमारे पास है द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज। सल्फर डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आपसे पूछ रहा है, सो उसकी एंगुलर ज्योमेट्री होती है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। सो इस तरह हमारे पास एंगुलर ज्योमेट्री होती है सल्फर डाइऑक्साइड की। इसको हम बैंड शेप भी कहते हैं, वी शेप ज्योमेट्री भी कहते हैं। MCQ नंबर 106 में हमसे पूछ रहा है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स विच एटम इज ऑक्सीडाइज्ड। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं तो उसमें हमारे पास कौन सा एटम है ऐसा होता है जिसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कार्बन एटम अटैच टू स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सो ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली बिकॉज दे रिक्वायर ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कीटोन जो है ना उसकी ऑक्सीडेशन हम इजीली नहीं कर सकते। वजह क्या होती है कि वहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना इजी नहीं होता। दे गिव नो रिएक्शन विद मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होने चाहिए, जैसे हमारे पास है पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या पोटाशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या हमारे पास अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो ये ऑक्सीडेशन कर सकते हैं कीटोन्स की। इन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स ओनली द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप आर अटैक्ड। ठीक है, अब ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ ये कार्बन है। ठीक है, इसी के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो अटैक करता है। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन ओनली वन कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन्स है तो वहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ उस कार्बन को ऑक्सीडाइज किया जाता है जो कि हमारे पास अटैच्ड होता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। एंड अ मिक्सचर ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन। ये देखें, ये हमारे पास है सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कौन सा होता है? जब कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कार्बन एटम की। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल है, ये देखें दिस इज अ कार्बोनाइल, ये आपको सामने नजर आ रहा है, दिस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। इसके एक साइड पे क्या है, एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है, दूसरी साइड पे हमारे पास पूरा इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, मतलब दो कार्बन एटम अटैच्ड है। सो दिस इज नोन एज अनसिमेट्रिकल कीटोन। ब्यूटेनॉन है, इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है 107। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैव फर्स्ट स्टेप सिमिलर विद ईच अदर। पहला स्टेप इन दोनों में से कौन से का सेम होता है? सो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। E1 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म जो है ना, ये हमारे पास टू स्टेप प्रोसेस होते हैं। पहले के अंदर हमारे पास होता है क्या है, स्लो आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। ये मैं आपको बहुत दफ़ा करवा चुका हूँ, सो इसका रिएक्शन अब मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, बाकी पैड टेस्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन SI यूनिट्स। आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि क्वेश्चन PV इज इक्वल टू nRT। अब P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R हमारे पास होता है जनरल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। अब आपसे ये जो R है ना, इसकी यूनिट पूछ रहा है, लेकिन कौन सी सिस्टम इंटरनेशनल के तहत जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, दैट इज 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं पर मोल पर केल्विन इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास है द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन डायमंड। डायमंड जो है हमारे पास इस तरह कार्बन जो है ना, एक कार्बन एटम मजीद 4 कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है इस तरह। और अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए और अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए तो इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp3। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 110 है। 110 में हमसे पूछ रहा है इफ 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व इन एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इट यील्ड्स डैश मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड डैश मोल्स ऑफ सल्फेट आयन। सबसे पहले तो इस ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, 9.8 है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मैस। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसका मोलिकुलर मैस निकालना है तो 2 हाइड्रोजन के हो जाएंगे। मोलिकुलर मैस ऑफ हाइड्रोजन इज 1। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सल्फर का मोलिकुलर मैस होता है 32 एटॉमिक मास, सॉरी। और जो
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है दैट इज 16, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 16 करेंगे, इन सबको ऐड और मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 98। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0.1 ग्राम, सो ये हमारे पास बनेगा 0.1 मोल। अब हमने करना है क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सल्फ्यूरिक एसिड जब कभी आयनाइज होता है तो हमारे पास 2 मोल्स प्रोटॉन के देता है, 1 मोल हमारे पास क्या बनाता है, सल्फेट आयन देता है। ठीक है, अब रेशो निकालें, हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, इसी से हम रेशो निकाल लेते हैं। H2SO4 रेशो प्रोटॉन, दूसरी साइड पे हम रेशो लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड वर्सेस सल्फेट आयन। अब इसको समझने वाली बात है थोड़ी सी, आप लोग गौर से इस पर थोड़ा सा आप इसको गौर से देखें कि देखिए हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 1, तो हम लिखेंगे 1। उससे कितने प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2। लेकिन अगर हमारे पास 0.1 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के होंगे तो उससे कितने प्रोटॉन बनेंगे, दैट वुड बी x। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अगर आप 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, दैट वुड बी 0.2। इसका मतलब है 0.2 मोल्स क्या बनेंगे, प्रोटॉन्स। इसी तरह सल्फेट आयन की रेशियो निकालने के लिए 1 मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो उससे 1 मोल ही सल्फेट आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन अगर 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो उससे कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, x। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को अगर आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.1 आएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू आपके पास 0.2 आ रही है प्रोटॉन के लिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे 0.2, और सल्फेट आयन के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 0.1, तो आप यहाँ पे 0.1 लिख दोगे। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बनेगा। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ इमोनियम क्लोराइड। इमोनियम क्लोराइड की एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन आपसे पूछ रहा है। सो ये हमारे पास होती है 16.2 किलो जॉल पर मोल। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप किसके अंदर नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला हमारे पास होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास CH3 अटैच कर लें तो दिस इज एसीटोन। दूसरा हमारे पास है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तीसरे नंबर पे हमारे पास है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है HC डबल बॉन्ड OH। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड में हमारे पास क्या होता है कि फिनोल है। ठीक है, इसकी आप नाइट्रेशन कर दें, यहाँ पे NO2 लगा दें, यहाँ पे NO2 लगा दें और यहाँ पे NO2 लगा दें। अब हमने बताना क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। देखें इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे देखें तो ये प्रेजेंट है, यहाँ पे देखें तो भी प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन डी भी ठीक है। तो यहाँ पे इनको देना चाहिए था ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। एनीवेज MCQ के अंदर मिस्टेक है, तो बाकी एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बता दी है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। सो डियर व्यूअर, ये तो था आपके पास पैड प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 21। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको लाजमी मेंशन कीजिएगा ताकि मैं उसको पिन कमेंट के अंदर अपडेट कर दूं। आपको वीडियोस मेरी कैसी लगती हैं आप कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।